दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। दोस्तों इन डेप्थ में आज बात उस झूठ की या उस थ्योरी की जिसने भारत में उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई शुरू की या जिसके नींव डाली, जिसके बीज डाले, उस थ्योरी या उस झूठ के बारे में हम बात करेंगे। वो कैसे शुरू हुई थ्योरी और कैसे उसका राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ और आज क्यों भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है लड़ाई का, या जो देश को कमजोर करता है, जो हमारे फेडरल सिस्टम को कमजोर करता है। तो आज बात उत्तर बनाम दक्षिण भारत की लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई और कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे ये इसको एक राजनीतिक हथियार के तौर पर गढ़ा गया। तो ये बात शुरू होती है उस थ्योरी से या उस सिद्धांत से जो जर्मन एक विशेषज्ञ थे, भाषा विशेषज्ञ थे, लेकिन हालांकि उनको इतिहासकार माना गया बाद में। तो मैक्स मूलर उनका नाम था। मैक्स मूलर ने 1850 में भारत में एक स्टडी शुरू की। हालांकि वो भाषा विज्ञानी थे, तो भाषाओं की स्टडी शुरू की और उन्होंने 1850 और 1860 के बीच ये पूरी स्टडी की और फिर एक थ्योरी उन्होंने निकाली कि भारत में मध्य एशिया से आर्य आए, उनका इन्वेशन हुआ और फिर वो उत्तर भारत के में बस गए और इनको आर्य कहा गया। ये मध्य एशिया के मैदानों से चले और ईरान के ऊपर दो भाग में बट गए। एक शाखा ईरान की तरफ चली गई, दूसरी शाखा भारत में आ गई, तो उनको आर्य कहा गया। तो ये इस तरह से ये एक सिद्धांत परिपालित हुआ कि भारत में इस तरह से आर्यों का आगमन हुआ और उत्तर वैदिक काल में ये फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, जो सप्त सिंधु क्षेत्र में जो बस्तियां थी, उनको उजाड़ कर ये लोग बस गए और वहां से लोग दक्षिण भारत की तरफ चले आए, जिनको द्रविड़ कहा गया। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ धकेल दिया गया और इनको भारत का मूल निवासी कहा गया। तो इस तरह से आर्य वर्सेस द्रविड़ की एक लड़ाई या एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। हालांकि मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है या जो थ्योरी है वो वैसी नहीं है, वो नस्ल के आधार पर नहीं है। उन्होंने भाषा के आधार पर बांटा कि जो उत्तर भारत में भाषाएं बोली जाती हैं वो इंडो यूरोपियन ग्रुप परिवार की है। मतलब यूरोप में या मध्य एशिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं वही भाषाएं उत्तर भारत में सिमिलर है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग बसे थे वो भाषाई और सांस्कृतिक तौर पर मध्य एशिया से आए थे। हालांकि उन्होंने नस्ल की बात नहीं की थी, जिसको अब जैसे देखा जाता है। और दक्षिण भारत की भाषाओं को उन्होंने द्रविड़ियन भाषा कहा, जो खासतौर से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये चार भाषाओं को। तो इस तरह से एक डिवीजन की बीच पड़े। अब उन्होंने भी नहीं सोचा था मैक्स मूलर ने कि ये लड़ाई आज आकर यहाँ पर उत्तर बनाम दक्षिण की हो जाएगी, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर भारत हमेशा एक रहा है। तो जब ये थ्योरी परिपालित हुई तो इसका इस्तेमाल भी शुरू हुआ। हालांकि बहुत पहले ही दयानंद सरस्वती ने 1975 में ही अपने जो सत्यार्थ प्रकाश उनकी किताब है उसमें उन्होंने इस सिद्धांत का, इस थ्योरी का खंडन किया था। उन्होंने कहा था आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, भारतीय संस्कृति यही फली फूली, यहीं बढ़ी, वेद यहीं लिखे गए, और ये उन्होंने इस थ्योरी को नकारा था। उसके बाद 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने भी इस थ्योरी को नकारा। द आर्किटेक्ट होम्स ऑफ वेदास में उन्होंने लिखा कि जो थ्योरी थी उनकी, उन्होंने इस थ्योरी को नकारा। उन्होंने भी कहा कि स्थानीय लोग थे। उसके बाद 1919 या 1920 में श्री अरविंदो ने भी इस थ्योरी को नकारा। तो ये इस थ्योरी को नहीं मानने वाले शुरू से ही है। कुछ यूरोपियन विद्वान भी इस थ्योरी को नहीं मानते, लेकिन ये थ्योरी चल पड़ी क्योंकि ये लोगों को सुविधाजनक लगी और एक इस पे एक राय बनती गई। फिर हमारे जो वामपंथी लेखक हैं उन्होंने जो लिखना शुरू किया, तो पूरा उन्होंने फिर तो और थ्योरी यूरोपियन, जो मध्य एशिया की संस्कृति और भारत की संस्कृति, खासतौर से उत्तर भारत की संस्कृति को मिलाते हुए कई सबूत पेश किए। अग्नि की पूजा, देवी देवताओं को मिलाया, ईरान और भारत के देवी देवताओं को मिलाकर, तो एक तरह से ये साबित हो गया, एस्टेब्लिश हो गई है थ्योरी। और इस तरह से अब 1925 में दक्षिण भारत में जब ये थ्योरी विकसित हुई और ये माने जाने लगा, तो दक्षिण भारत के लोगों में या विद्वानों में एक हीन भावना पनपी कि दक्षिण भारत के लोगों को, द्रविड़ियन को आर्यों से हारा हुआ बताया गया। तो ये बीज एक नफरत का या एक कम तरीका बीज, एक कॉम्प्लेक्स उन लोगों में बैठा, जो कि बड़ा काल्पनिक था। कोई इसमें कोई सबूत नहीं है कि आर्यंस आए, क्योंकि मैक्स मूलर ने जो सिद्धांत दिया है वो माइग्रेशन का है, वो इन्वेशन का नहीं है कि यह आक्रामक। ऐसा नहीं है कि आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया और सबको नष्ट कर दिया।
ये माइग्रेशन का है कि धीरे धीरे लोग आते गए, बसते गए, मिक्स होती गई संस्कृतियां, उन्होंने ये कहा। लेकिन माना यह गया कि उन्होंने आक्रमण किया और सबको नष्ट कर दिया और दक्षिण भारत में धकेल दिया वहां के मूल निवासियों को। तो मैक्स मूलर का भी जो थ्योरी है उसका गलत इस्तेमाल इस तरह से किया गया, ये आक्रमणकारी बताया गया आर्यों को, अगर वो थे भी तो ये इस तरह से दक्षिण भारत में एक हीन भावना पनपी। और इस हीन भावना का, इस थ्योरी का, जो कि काल्पनिक थी या कह लीजिए कि जो पूरी तरह सिद्ध नहीं थी, जिसके विरोध में भी कई मत थे, उस थ्योरी का फायदा उठाया 1925 के आसपास। वहां पर एक नेता हुआ दक्षिण भारत में, एक समाज सुधारक जिनको कहा जाता है सीवी रामास्वामी, जिनको पेरियार कहा जाता है। तो पेरियार ने इस भावना का दक्षिण भारत में और एक सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन उन्होंने चलाया, पेरियार ने, जिसमें कहा गया वहां के ब्राह्मणों को भी दक्षिण भारत के आर्यों से जोड़ा गया। और उन्होंने कहा कि ये आर्य हमारे ऊपर आए और अधिकार कर लिया, और क्योंकि सामाजिक भेदभाव, जाति भेदभाव भारत की हमेशा से कमजोरी रही, तो दक्षिण भारत में भी ये था। तो उनके इस आंदोलन को बहुत बल मिला, क्योंकि ज्यादातर जातियां या लोग पिछड़े वर्ग से या गैर ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मणवाद का वहां विरोध शुरू हुआ, अगला पिछड़ा की लड़ाई शुरू हुई और उत्तर और दक्षिण की लड़ाई शुरू हुई, आर्य वर्सेस द्रविड़ की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई फिर उत्तर भारत में अब चलती है आदिवासियों में, मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो ये लड़ाई 1925 से जो उन्होंने आंदोलन चलाया, तो इस तरह से एक उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया एक भावना दक्षिण भारत में उत्तर भारत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जो कि काल्पनिक थी। उसके बाद 1949 में हुए अन्नादुरई, अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना की। तो इसका एक राजनीतिक स्वरूप इसने लेना शुरू किया। फिर डीएमके की स्थापना ही, उन्होंने भी इस बात को बढ़ाया और अपना आधार, जनाधार बढ़ाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर इस भावना का इस्तेमाल किया। वहां डीएमके बनी और उसके बाद 1975 में एआईडीएमके आई, एमजी रामचंद्रन ने बनाई। तो ये आज तक ये राजनीति चल रही है कि इस भावना का को कल्टीवेट करके, इस भावना को भड़काकर लोगों को उत्तर भारत के खिलाफ माहौल बनाना और राजनीतिक इस्तेमाल करना। और अब ये लड़ाई इसलिए ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि बीजेपी को वहां पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी माना जाता है, हिंदी बेल्ट की पार्टी माना जाता है, और इसको आर्यों से जोड़ दिया जाता है। तो ये राजनीतिक देश के कारण पूरे एक उत्तर बनाम दक्षिण भारत की लड़ाई को हवा दी जा रही है, और ये एक विभाजनकारी आगे चलकर कारण हो सकता है, हमारे अखंड भारत का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ सकता है, फेडरल सिस्टम को बिगाड़ता है। और ये आए दिन जो स्टालिन है मुख्यमंत्री तमिलनाडु को, उसको खूब हवा दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये सुविधाजनक लगता है उनकी राजनीति के लिए। तो इस तरह से पूरी राजनीति आपने समझा कि दक्षिण भारत में कैसे पनपी, उत्तर भारत के खिलाफ भावना फैला के, और उसके मूल में था मैक्स मूलर का सिद्धांत, आर्यों का मध्य एशिया से आना, आर्य वर्सेस द्रविड़ का जो सिद्धांत है, आर्यों के आक्रमणकारी होने का सिद्धांत है। इस तरह से वो एस्टेब्लिश हुआ 1850 से लेकर अब तक। मैंने इसका पूरी राजनीति आपको बताई और ये कैसे डेवलप हुआ। अब आते हैं, ये सिद्धांत सही है कि नहीं, थ्योरी सही है कि नहीं, क्योंकि विरोध तो इसका शुरू से ही हुआ। जैसे मैंने बताया, अरविंदो हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे गंगाधर तिलक हो, उन्होंने विरोध किया, और कुछ यूरोपियन विद्वान या इतिहासकार भी इसके पक्ष में नहीं। अब इसके, अगर हम इसको सबूतों के, अब इस पे और थ्योरी शुरू हुई है कि इसको ये सही है कि नहीं। तो ये थ्योरी सही नहीं है, या इस थ्योरी के खिलाफ जो बात जाती है, वो सबसे बड़ा सबूत है, जो फिजिकल सबूत है, वो है तमिलनाडु में मदुरई के पास शिवगंगा जिले में वो स्थान है किलाड़ी में। आपको मालूम होगा, ये काफी चर्चा में रहा है, एक साइट है, वहां उत्खनन हुआ। वहां पर किसानों को बहुत से मटके, मुनके और ऐसे स्ट्रक्चर मिलते थे, जो ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ पुरानी सभ्यता है। फिर उसकी खुदाई शुरू हुई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उसकी खुदाई की, तो वहां पे बड़े आश्चर्यजनक चीजें निकली, और एक ऐसी सभ्यता निकल कर आई पूरी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं भी कम नहीं थी, उतनी ही विकसित थी। नगरीय सभ्यता थी, औद्योगिक सभ्यता थी, नगरी प्लस औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत। तो ये सिद्धांत मैक्स मूलर का गिर जाता है कि वो पिछड़े लोग थे दक्षिण भारत के, वो इधर से उत्तर से जाके पीछे चले गए, और उनकी वही सांस्कृतिक रूप से वो पिछड़े थे। तो ये बात तो गलत साबित होती है, क्योंकि ये अब हिस्ट्री फिर से लिखे जाने की जरूरत है भारत की, क्योंकि ये बड़ा सबूत है।
बहुत बड़े क्षेत्र में इस सभ्यता के उत्खनन में मिले हैं। यहाँ पे बहुत ही उन्नत सभ्यता के पक्के सबूत हैं। तो ये सिद्धांत फेल होता है और भारत जो क्रोनोलॉजी है हिस्ट्री की वो भी बदलती है भारत की। दक्षिण भारत में भी उस टाइम बहुत सांस्कृतिक रूप से उन्नत लोग थे। हालांकि धार्मिक तौर पर अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनको सिंधु घाटी से जोड़ा जा सके। और इसका टाइम पीरियड आता है 800 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व की ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब 2800 साल पुराना, जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता से लगा हुआ, तो समकालीन या उसके बाद का। तो ये मैक्स मुलर का ये सिद्धांत फेल होता है कि आर्यों के द्वारा ही पूरी सांस्कृतिक विकास हुआ भारत में। ऐसा नहीं, भारत में पहले से सांस्कृतिक एक विरासत थी, उन्नत संस्कृति थी, इससे ये साबित होता है। दूसरी सबसे बड़ा सबूत है जीनोम। जीन टेस्ट किए गए, जब जीन का जो कंपोनेंट देखे गए उत्तर और दक्षिण भारत के, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब इसका अध्ययन किया तो जीन उत्तर और दक्षिण भारत के अलग अलग नहीं पाए गए, लोगों मिक्स पाए गए, जिसको दो भागों में बांटा सकता है। स्टेपीज के मैदान या यूरोप मध्य एशिया का जीन जो उत्तर भारत में मिलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, उसमें दक्षिण का भी जीन, तो ये मिक्स है जीन। तो ये भी सिद्धांत फेल होता है कि आर्यों का अलग जीन है और दक्षिण भारत द्रविड़ों का अलग जीन है, बिल्कुल मिक्स है, ये कल्चर का मिक्स हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि ये माइग्रेशन का असर है। जब सांस्कृतिक मिलान होता गया, वैवाहिक संबंध हुए, तो एक मिश्रित जीन विकसित हुआ। तो इसमें भी आक्रमण वाला या आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत फेल होता है। तीसरा, सांस्कृतिक अगर हम सबूत देख लें, दक्षिण और उत्तर भारत के देवी देवता समान है। भौगोलिक स्थिति में, दूरी में चीजें बदल सकती हैं, पूजा पद्धति बदल सकती है, लेकिन बेस वही है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो जो खिलाड़ी की सभ्यता निकली, दूसरा जीन सीक्वेंस, जीनोम जो देखा गया, जो कंपोनेंट थे वो अलग अलग थे, जीन का डिजाइन अलग अलग नहीं थे, तो ये, और तीसरा जो सांस्कृतिक है धार्मिक रीति रिवाज। तो ये सिद्धांत अब कहीं जाके कमजोर पड़ने लगा है। इसमें एक धारणा बनने लगी है कि मैक्स मुलर का सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है, और उन्होंने ये कहा भी नहीं था कि जिस तरीके से उसको लिया गया, वो सिर्फ भाषाई और सांस्कृतिक बात कर रहे थे। इसको नस्ली तौर पर देखा गया और एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई। तो ये लड़ाई बेमानी है, ये बड़ा झूठ है, या कह लीजिए कि झूठ तो नहीं, ये जो थ्योरी है, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, वो कहीं ना कहीं अब फेल होता। तो ये लड़ाई बेमानी है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए, और आगे के लिए भारत में इस तरह की भावना अगर पनपती है। और देखिए, दक्षिण उत्तर बनाम की लड़ाई के साथ आर्यों के जो आर्य द्रविड़ का जो सिद्धांत है, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत है, या आर्यों के इन्वेडर का सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में आदिवासी बनाम सवर्ण की लड़ाई भी खड़ी करता है, या दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई भी खड़ी करता है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो मुहिम है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी आंदोलन, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी पार्टियां हैं जो आदिवासियों को मूल निवासी बताकर आर्यों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात करती हैं। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ये खूब अब ये लड़ाई चलती है। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बड़े जोर शोर से कहा था। तो ये इसकी जड़ में भी मैक्स मुलर का वो सिद्धांत है, जो कि, तो इसलिए अब जरूरत है समाज में इसको ले जाने की, इसके खिलाफ जो सबूत है उनको बताने की कि ये पूरी तरह सही नहीं है, ये थ्योरी, इसमें कल्पनाएं जोड़ दी गई, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की, और भारत में एक बंटवारे के बीज डालने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये पूरी कहानी थी मैक्स मुलर के सिद्धांत आज कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर आके खड़ा हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले किसी विषय के साथ फिर आपके साथ हाजिर होगा। नमस्कार।